आवाज था ना। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, जिस चीज का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज आ गया है। और इंतजार आप लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको पता है कि बहुत लंबे समय के बाद यूपीएसआई की वैकेंसी आई है। और कहीं हम चूके ना, इन सबको ध्यान में रखते हुए केमिका वनडे वर्ल्ड आप लोगों के लिए एकदम निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जहां पर आपको सारी क्लासेस, पूरा का पूरा सिलेबस, यूपीएसआई का जो सिलेबस है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इसमें मूल विधि में जो आईपीसी सीआरपीसी है उसका पार्ट, और साथ में जो जीके जीएस है, ये सारी क्लासेस आपको एकदम निःशुल्क दिया जाएगा। जो क्लासेस रहेंगी, जीएस की जो क्लासेस रहेंगी, यानी कि जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज की जो क्लासेस होंगी, वो डेली दोपहर में 12:30 बजे से क्लास होगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और इसका फायदा उठाइए, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है तो दोबारा मिलता नहीं, फिर आपको वेट करना पड़ेगा कब वैकेंसी आएगी। तो ये सुनहरा मौका है और इसको आप लोग यूज कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है भूगोल, जियोग्राफी। और इसका जो एकदम बेसिक टॉपिक होता है वो है अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप लोगों ने बचपन में इसको पढ़ा भी होगा, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में ये सब टॉपिक पढ़े होंगे। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आप सबको पता है कि ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी ड्रॉ नहीं की गई हैं, बल्कि यह एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। और इसकी कल्पना करने की नीड क्यों पड़ी, इसको इमेजिन करने की नीड क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि जैसे कोई भी कॉन्टिनेंट यानी कि कोई महाद्वीप है, कोई ओशन महासागर है, कोई आइलैंड द्वीप है, इन सब का एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, इनको जानने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को यूज करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि ये अक्षांश रेखा है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हम लोग जो देखते हैं यानी कि आंखों से जो दिख रहा है वो भी ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, जो आंखों से नहीं दिख रहा है वो भी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम लोग हवा नहीं देख पा रहे हैं ना, हवा नहीं देख पा रहे, हवा को इंग्लिश बोलते हैं एयर। और हवा को एक नाम से, और जैसे अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो हवा का पर्यायवाची आप पवन भी जानते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में क्या है, ये दोनों एकदम अलग अलग टर्म्स हैं। हवा अलग है, हवा मीन्स एयर, पवन विंड हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है। हवा का मतलब क्या होता है, कई गैसों का मिक्सअप। जैसे जिस रूम में ये स्टूडियो है जहां से हम क्लास ले रहे हैं, इस रूम में क्या है, हवा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं। तो इन गैसों का जो मिक्सअप होता है ये क्या कहलाता है, हवा। और ये हवा जब ये हॉरिजेंटल फ्लो करता है, यानी कि जब यह क्षैतिज प्रवाहित होने लगता है, इसी को विंड कहते हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोगों को लोकल विंड भी पढ़ना है, यानी कि स्थानीय पवनें। कुछ पवनें ऐसी होती है जो स्पेशल जगहों पर ही वो चलती है। जैसे बात करें, इंडिया की बात करें तो उत्तर भारत में आप देखे होंगे मई और जून के महीने में एक लोकल विंड या स्थानीय हवा चलती है, जिसको लू बोलते हैं। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लू किस देश में चलने वाली हवाएं हैं, या लू किस प्रकार की हवाएं हैं, या ठंडी हवा है, या ठंडी पवन है, या गर्म पवन है। तो ऐसे विश्व के अलग अलग देशों पर, अलग अलग स्थानों पर लोकल विंड चलते हैं। कहीं पर ठंडी होती है, कहीं पर गर्म होती है। ठंडा और गर्म का जो इनका नेचर है वह तापमान पर डिपेंड करता है, और तापमान जो अक्षांश रेखाएं होती है उन पर डिपेंड करता है। जैसे आप 0 डिग्री भूमध्य रेखा से आप जाएंगे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ये सब सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक में। अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं अक्षांश रेखा के बारे में कि ये अक्षांश होता क्या है या लैटिट्यूड होता क्या है। तो देखिए, इसमें जो ये डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है ये तो आप पढ़िए ही, लेकिन इसके साथ में आप एक चीज को और जान लीजिए। डिफिनेशन या जो परिभाषा होता है, इसको रटने की चीज नहीं है, इसको बल्कि समझिए। यानी कि जिसका डिफिनेशन है वो फील्ड में गया, उसको देखा, और फिर जो अपनी आंखों से देखा या रिसर्च किया उसी को अपने शब्दों में लिख देते हैं, वही उनका डिफिनेशन हो जाता है या परिभाषा हो जाता है। तो अक्षांश के बारे में मैंने पहले बताया कि ये क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अक्षांश को अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये क्या हो गया, भूमि हो गया या पृथ्वी हो गई। क्या है, भूमि या पृथ्वी। अब इस पे देखेंगे ये पृथ्वी हो गया,
और ये इसका क्या हो गया, धरातल। धरातल का मतलब धरा मतलब पृथ्वी होता है, और उसका तल हो गया यानी कि अर्थ सरफेस हो गया। और इस पे काल्पनिक क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है ना। जो हमने देखा बस उसी को अपने शब्दों में बोलना है। पृथ्वी के धरातल पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। इंग्लिश में क्या बताएंगे, ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, यानी कि इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लैटिट्यूड ना। लैटिट्यूड और अक्षांश क्या होता है, इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो इसका डिफिनेशन दिया गया सेम वही जो मैंने अभी वहां पे एक्सप्लेन किया, वही यहां पर दिया भी गया है कि पृथ्वी की सतह पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो हम रटते हैं कुल संख्या कितनी है, 181 है। फिर इसमें कहीं पर देखेंगे यहाँ पर 179 है, अक्षांश वृत्त है। और जो एग्जाम होता है, एग्जाम में ऑप्शन दिया गया रहता है और हम वहां पे कंफ्यूज जाते हैं, यार 181 है या 171 है या 179 है या 360 है, क्योंकि ये सब जो नंबर है हम कहीं न कहीं पढ़े रहते हैं लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसको करके देख लीजिए। इसमें देखेंगे जो ये पृथ्वी है, जो ये पृथ्वी है या जो भूमि है ना, जो पृथ्वी या जो ये भूमि है, इस पर जो सेंटर से ना पृथ्वी के मध्य से जो रेखा खींची गई है, यानी कि इस भूमि के मध्य से जो रेखा खींची गई, इसका नाम क्या पड़ गया। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों का नामकरण होता है, यानी कि गांव में देखते होंगे जो थोड़ा सा लंबा है उसका नाम लंबू, जो पतला है उसको पतलू बोल देते हैं, जो थोड़ा सा हेल्दी उसको मोटू बोल देते हैं, जो छोटा है उसको छोटू, जो मेरी तरह थोड़ा सा काला है उसको कल्लू भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही इन सब का भी नाम पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह भूमि हो गया, भूमि, और भूमि के मध्य से यह रेखा खींची गई है, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसका नाम क्या हो गया, भूमध्य रेखा। क्यों भूमध्य रेखा, क्योंकि यह भूमि के मध्य से खींची गई रेखा है, भूमध्य रेखा। क्लियर हो गया। इसका एक नाम और है, क्या नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्यों कहते हैं, यह अर्थ को इक्वल कर रहा है, दो पार्ट में, पृथ्वी को दो पार्ट में क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, इसलिए इसका एक नाम और पड़ गया, वो क्या है, इक्वेटर। एक नाम और हो गया इक्वेटर। ठीक है, हिंदी में भूमध्य रेखा भूमि के मध्य से खींची गई है, और यही लाइन अर्थ को दो पार्ट में इक्वल किया है, इसको क्या बोल दिया, इक्वेटर। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मान लीजिए कि मेरे पास 5 रुपए है और मेरे भाई के पास 6 रुपए हैं, तो टोटल 11 रुपए हो गए। अब दोनों को बराबर बराबर देना होगा, क्या करेंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे, 11 हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना आ जाएगा, 5.5 हो जाएगा। फिर बीच में क्या बचेगा, 0, बराबर बराबर ले लिए, बीच में क्या हुआ, 0 बचा, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। ऐसे ही यह लाइन क्या है, दोनों को बराबर बराबर बांट दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यह लाइन कैसी है, इमेजिनरी लाइन है, यानी कि काल्पनिक रेखा है। और कौन सी काल्पनिक रेखा है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको एक नाम और मिल गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये क्लियर हो गया। इसका एक नाम और है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसका नाम क्यों पड़ा, तो आप देखेंगे ये जो इक्वेटर है या जो भूमध्य रेखा पर है, इस पे मैक्सिमम टाइम या अधिकतम टाइम पर, अधिकतम समय पर क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, यानी कि सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है। तो जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो यहाँ का तापमान हमेशा उच्च रहता है, टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है यहाँ पर। और टेम्परेचर जहां पर भी हाई होता है वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर का मतलब क्या हो गया, एयर प्रेशर, वायुदाब की बात किया जा रहा है। क्यों, आपको पता होगा कि जो हवाएं हैं ये गर्म होकर क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। जो हवाओं का दबाव बना हुआ है, हवा गर्म हुई तो ये क्या हो गई, हवा ऊपर उठ गई, यहाँ का दबाव कम हो गया। तो इस कंडीशन को भूगोल की भाषा में बोलते हैं विषुव की स्थिति या इक्विनॉक्स की कंडीशन। इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया को या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को या भूमध्य रेखा को या इक्वेटर को एक नाम और दे दिया गया, और वो क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसका एक नाम हो गया। अब हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या
कितनी है। तो इसमें देखिए पहले यहां पर समझ लीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा गोला है, और जो 0 डिग्री है इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग कहां पर आएंगे, नॉर्थ में आएंगे, यानी कि उत्तर में जाएंगे। और 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो कहां पर आएंगे, साउथ में आएंगे। अब यहां पर देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये गोले का आधा है ना, ये पूरी की बात करेंगे तो पूरा गोला है, लेकिन यहां से इतना देखेंगे तो ये गोले का आधा भाग है, और इसी को क्या बोलते हैं, गोलार्ध ना, इसी को क्या बोलते हैं, गोलार्ध, हेमिस्फीयर। और ये गोलार्ध कहां पर है, उत्तर में है। क्यों उत्तर में है, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है। 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे उत्तर में जाएंगे, उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो साउथ डायरेक्शन में या दक्षिणी दिशा में आएंगे। और इतने भाग को देखेंगे तो ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और इतने पार्ट को देखेंगे तो ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखेंगे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। अगर पृथ्वी पर हम लोग क्या करेंगे कि एक डिग्री के गैप पे, 1 डिग्री के गैप पे लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री नॉर्थ, इधर जाएंगे 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री, 4, 5, ऐसे करते हुए जब हम यहां पर पहुंचे तो हमको कुल कितनी रेखाएं मिली, 90s ना, कुल हमको 90 रेखाएं मिली। 90 रेखाएं हमको नॉर्थ में मिली। तो साउथ में या सदर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में कितनी रेखाएं मिलेंगी, सेम रेखाएं मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर है। तो यहां पर भी हमको कितनी रेखाएं मिल गई, 90 रेखाएं मिल गई। 90 रेखाएं मिल गई। और पूछा गया है टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या बताएंगे, 90 रेखा नॉर्थ में हो गया, प्लस 90 रेखा साउथ में हो गया, प्लस एक इक्वेटर, ये 0 डिग्री वाली जो एक लाइन हो गई, एक ये भी हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 181। तो टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड इज 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 181 हो गई। इसको रटने की जरूरत न पड़े, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए कि कैसे चीजें इसमें हो रही हैं। बात करते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर देखिए कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये बताया गया है कि 181 होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। इसके बाद फिर बात करते हैं पूरी पृथ्वी, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में। अगर हम लोग संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण पृथ्वी के संबंध में ये रेखाएं क्या करती हैं, वृत्त बनाती हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे ये सामने से दिख रहा है, ये सामने से दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, लाइन दिख रहा है। लेकिन इसके साथ में क्या, अगर हम लोग होल अर्थ की बात करेंगे, इंटायर अर्थ की बात करेंगे, संपूर्ण पृथ्वी की बात करेंगे, तो ये रेखाएं क्या है, वृत्तों की निर्माण कर रही हैं। यानी कि क्या बना रही हैं, सर्कल बना रही हैं, वृत्त बना रही हैं। यानी कि ये लाइन ऐसे है, फिर ऐसे पीछे से घूम के ऐसे आ जा रही है ना, ऐसे पीछे से घूम के पूरा आ जा रही है, और ये क्या कर रही है, सर्कल बना रही है, वृत्त बना रही है। जैसा कि आप देखेंगे अभी जहां पर ये सब लाइन है, ऐसे सामने से हमको इतना दिख रहा है तो लाइन दिख रहा है, लेकिन अगर पूरा देखेंगे तो ऐसे घूम के ऐसे पूरा एक एक, यहां पर देखिए ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है ना, ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है। तो यही पूछा गया है कि कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल इज, तो आप बताएंगे 179। 179 क्यों होता है, तो आपने देखा होगा आपके घर में आलू से चिप्स बनता है ना, जो गोला वाला चिप्स होता है, जो अलग अलग डिजाइन वाले आते हैं वो सब नहीं, बल्कि जो गोला वाला सर्कल वाला होता है ना, जैसे लेस के पैकेट में आता है चिप्स, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कुछ चिप्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, लेकिन उनकी थिकनेस क्या होती है, सेम होती है। उनकी जो मोटाई होती है वो सबकी एक बराबर होती है, यानी को चाहे बड़ा चिप्स हो या छोटा चिप्स हो, सबकी मोटाई क्या होती है, सेम होती है। वैसे ही यहां पर भी जो सर्कल बनेगा वो सब क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि सब 1 डिग्री के गैप पर ड्रॉ की गई है, एक डिग्री के गैप पे ड्रॉ की गई है। और अगर हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कौन सी हो गई, 80 वाली, और ये वाली लाइन 90 वाली। और जब हम 1 डिग्री का गैप लेके कट कर लिए तो 90 डिग्री सर्कल बनाने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं ना। जैसे मान लीजिए कि ये बॉटल को ही देख लीजिए, ग्लोब नहीं है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता। ये वाली लाइन को मान लीजिए ये हो गई 89 डिग्री वाली लाइन, और ये वाली लाइन 90 वाली, और हमने 1 डिग्री का गैप लिया, यहां पर 89 से हम 90 पर पहुंच गए, और एक चिप्स को ऐसे कट कर लिया। ये 1 डिग्री का गैप लेके एक चिप्स कट कर लिया, तो यहां पर 90 डिग्री का जो सर्कल बनेगा वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया, वहां पे कुछ है ही नहीं। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने सर्कल बनेंगे, 89 सर्कल नॉर्थ में बनेगा और 89 सर्कल
साउथ में बनेगा, यानी कि एक सर्कल यहां से और एक सर्कल यहां से क्या हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है। तो टोटल लाइंस कितनी थी, 181 लाइंस थी, इसमें से दो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल कितनी लाइंस मिलेंगी, 179। यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ सर्कल क्या बताएंगे आप, 179 बताएंगे। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी हो गई, 179 या 179। इसके बाद बात करेंगे सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा के साथ बनता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेटर सर्कल का फॉर्मेशन कहां पर होता है ना, ग्रेटर सर्कल या बृहत वृत्त का निर्माण कहां पर होता है। तो आपने देखा होगा ना, जो आलू से जब चिप्स बनाते हैं तो आलू का मोटा वाला पार्ट ना, आलू का जो मोटा वाला भाग होता है वो क्या होता है, जहां पर मोटा है वहां पर बड़ा चिप्स बनेगा, जहां पर क्या है कि आलू का पार्ट जो है वह छोटा है वहां पर सर्कल क्या होगा, वह छोटा बनेगा। जैसे यहां पर हम देख लेते हैं, ये हो गया, यहां पर देखेंगे ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा हो गया या इक्वेटर हो गया। यहां पर जो सर्कल का फॉर्मेशन होगा या जो अक्षांश वृत्त बनेंगे यहां पर बड़ा बनेगा, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे या हम साउथ की तरफ आते जाएंगे तो ये जो सर्कल बनेगा वो क्या होगा, छोटा बनेगा। सर्कल छोटा बनेगा लेकिन उनकी थिकनेस या मोटाई क्या होगी, सेम होगी। क्लियर हो गया यहां पर। यानी कि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कहां बनेगा, भूमध्य रेखा के सहारे बनेगा, यहां पर बनेगा। और सबसे छोटा जो सर्कल होगा या जो सबसे छोटा अक्षांशीय वृत्त होगा वो क्या होगा, दोनों ध्रुवों पर बनेगा। यानी कि जैसे जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे या हम सदर्न हेमिस्फीयर पर आएंगे या नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर आएंगे, वो सर्कल क्या होगा, वह सर्कल छोटा होता चला जाएगा लेकिन उनकी मोटाई सेम होगी, उनकी थिकनेस सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री के गैप पर ड्रॉ की गई है। तो हर जगह वही है। जैसे चिप्स को ही आप देखते हैं, चिप्स बड़ा होता है या छोटा होता है तो उसमें क्या होती है, उनकी मोटाई सेम होती है। वैसे यहां पर भी सेम कंडीशन है। अब इसमें पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर देख लीजिए, इसमें हम लोगों ने यही देखा कि जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, कोई भी अक्षांश रेखा कहीं का भी ना, कोई भी अक्षांश रेखा आप देख लीजिए, इसके बीच का एरिया ना, इसके बीच का जो एरिया है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कटिबंध। हिंदी में कटिबंध बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जोन बोलते हैं, जोन, या इसी को बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध, जोन या बेल्ट बोलते हैं। और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लीजिए। जब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी ना, जब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे या जलवायु भूगोल पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तब वहां पर देखेंगे कि तापमान के आधार पर इसका नामकरण होता है ना। जहां का तापमान ज्यादा होता है उसको बोल देते हैं उष्ण कटिबंध, जहां का उससे कम उपोष्ण, फिर शीत, शीतोष्ण ना, ये सब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जान लेते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको किस नाम से जानते हैं, कटिबंध, जोन या बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके मध्य की कुल दूरी कितनी है, यानी कि डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, या ये डिस्टेंस कितना है। तो पूरी ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 111.32 किलोमीटर ये होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो एकदम बिंदास, डिस्क्रिप्शन में उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहां से भी आप कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं या तो कमेंट के थ्रू आप बात कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में इतना डिफरेंस है कि अक्षांश रेखाएं एक रेखा से दूसरी रेखा से कहीं नहीं मिलती हैं। जैसे रेलवे ट्रैक होता है उसकी बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, वैसे ही अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं होता है। देशांतर रेखाएं जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल को मिलाती हैं, यानी कि कोई भी लाइंस होगी, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होगी, वो क्या करेगी, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएगी। यहां पर देख लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, और इसका डिफिनेशन क्या बताएंगे, बस खाली जो हम देख रहे हैं, यानी कि पृथ्वी हो गया, उसका धरातल हो गया और उस पर काल्पनिक लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। यानी कि डिफिनेशन क्या बताएंगे, पृथ्वी के धरातल पर या सतह पर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा ना, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। लंबवत रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, बस जो देख रहे हैं, बस ये क्या हो गया, इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है बताएंगे, वर्टिकल लाइन है, तो इसको क्या बताएंगे, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन,
ड्रॉन कहां पे ड्रा है तो बताएंगे अर्थ सरफेस। बस ये क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। अब ये क्या करती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब इसमें जो भी लाइंस होगी ना, जो भी रेखाएं इसमें होंगी वो क्या करेंगी, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएंगी। कोई भी रेखा होगी यह नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएगी ना, नॉर्थ पोल को यह साउथ पोल से ऐसे मिलाती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं था। वह क्या करती, वो रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलती थी, लेकिन देशांतर रेखाओं के साथ में क्या है, यह नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। अब यहां पर देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर अगर हम लोग इक्वेटर को ड्रॉ कर दे या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा को ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें देखेंगे जो दो रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं, इसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर मिलता है, यानी कि भूमध्य रेखा के सहारे मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ साउथ पोल की तरफ जाएंगे या नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे, ये डिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है, और यहाँ पर पोल्स पर क्या होता है, एकदम जीरो हो जाता है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कहां पर होती है, क्या बताएंगे, इक्वेटर पर मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। जैसे यहां पर देखिए, ज्यादा क्लियर है, यहां पर देखेंगे ये वाली लाइन इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब क्या है कि ये लाइन अर्थ को दो पार्ट में क्या कर रही है, इक्वल कर रही है, या भूमि के मध्य से खींची गई है तो भूमध्य रेखा हो गया। अब यहां पर देखेंगे ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस है, इस पे देखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या फिर हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है ना, दूरी कम होती चली जा रही है। कहीं से भी आप देख लीजिए ना, दूरी नॉर्थ की तरफ आएंगे या साउथ की तरफ आएंगे, डिस्टेंस कम होता चला जाता है। यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, अधिकतम दूरी होती है, वो कहां पर होता है, इक्वेटर पर होता है या भूमध्य रेखा पर होता है। और न्यूनतम दूरी कहां पर होता है, पोल्स पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। तो इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वह होता है इक्वेटर पर, और वो कितना होता है, 111.2 किलोमीटर, यानी कि 111.2 किलोमीटर होता है। और पोल्स पर या न्यूनतम डिस्टेंस पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक, इसमें देख लेते हैं, इसमें पृथ्वी के धरातल पर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा। देखिए ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो काल्पनिक लंबवत रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती है, यानी कि इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ये रेखाएं उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती है, यानी कि ये जो लाइंस है ये क्या करती हैं, दीज लाइंस कनेक्ट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद द सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है, ये रही अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए यहां पर क्लियर किया गया है सारी चीजों को। इसके बाद दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को ना, जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा, तो यहां पर देखेंगे जो दो देशांतर रेखाएं हैं, कोई भी दो देशांतर रेखाएं हैं, इसके जो मध्य का जो एरिया है ना, इसके मध्य का एरिया है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको गोरे के नाम से जानते हैं। कोई भी देशांतर रेखा हो गया, इसके बीच का जो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो दूरी है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको गोरे बोलते हैं ना, इसको गोरे के नाम से जानते हैं। और इसके बीच का या इन दोनों देशांतर रेखाओं के मध्य का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 111.2 किलोमीटर होता है। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है वहां पर, और यहां पर देख भी सकते हैं 111.2 किलोमीटर होती है। एवं न्यूनतम दूरी कहां पर होती है, न्यूनतम डिस्टेंस कहां पर होता है, तो ये दोनों पोल्स पर होता है, यहां पर नॉर्थ पे भी और साउथ पे भी। और इसमें देखिए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो कितना होता है, तो यहां पर देखिए जैसे हम लोग एंगल बनाते हैं, ये 0 डिग्री हो गया, फिर 1 डिग्री के गैप पे अगर ड्रॉ करेंगे तो 1 डिग्री 2 3 4 ऐसे करते हुए आए तो यहाँ पे 90 डिग्री। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने 1 डिग्री के गैप पर लाइन को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर टोटल कितनी लाइन मिलेगी, 90 रेखाएं मिलेंगी। ऐसे ही फिर हम लोग कहां पर आएंगे, इस साइड ऐसे आ जाएंगे, लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहां पर आएंगे तो ये भी देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहां से ये वाला, यानी कि यहां पर भी कितनी रेखाएं मिलेंगी, 90 मिलेगी। इसके बाद फिर ये वाला पार्ट देख लीजिए, जहां पर भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये वाला, यानी कि यहां पर भी 90 रेखाएं हैं और यहां पर भी क्या है, 90 रेखाएं हो गई, 90 रेखाएं। तो टोटल कितने हो गए, 360। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई, 360 हो गई। और ये देखिए ये कहीं न कहीं आकर एक जगह पे मिल रही है, यानी कि ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर आकर ये मिल रही हैं। अब इन लोगों को समेट के उस साइड ऐसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 360।
कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से निर्मित जाल, यानी कि जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड ड्रॉ है उस पे देखेंगे तो जाल बना हुआ है, जैसे नेट होता है ना, नेट आप लोगों ने देखा होगा। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूड ना, देशांतर रेखाओं को यहां पर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, देशांतर रेखाओं को यहां पर ड्रॉ कर दिया और यहां पर अक्षांश रेखाओं को भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये देख रहे हैं ना, जाल जैसा दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से निर्मित जाल को ग्रिड बोलते हैं, जहां पर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ग्रिड के नाम से इसको जाना जाता है। ये तो हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ना। अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा, यानी कि मैंने पहले बताया कि ये कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक हैं, इनकी कल्पना करने की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी। तो यहां पर देखते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय, तो इसमें पूछा जाता है कि भारत की अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है वर्ल्ड में। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो वर्ल्ड हो गया, और यहां पर देखेंगे ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन्स है ये। अब इसमें देखेंगे इंडिया यहां पर है, और ये क्या हो गया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा और यह क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मैंने पहले भी बताया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे तो आप कहां पर जाएंगे? नॉर्थ में जाएंगे। 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो कहां पर आएंगे? साउथ में आएंगे, दक्षिण में आएंगे। क्लियर है इतना? यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ पोल, 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर या साउथ पोल की तरफ आप आएंगे। अब इसमें देखिए, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है? यह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके इधर आएंगे तो कहां पर आएंगे? वेस्ट में आएंगे, पश्चिम की तरफ, और इस रेखा के इस साइड आएंगे तो कहां पर जाएंगे? पूर्व की तरफ आएंगे। अब इसमें हमको पता है कि टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? 360 होता है। और यहां पर ऐसे ड्रॉ करते हुए आएंगे, भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से जो इंडिया मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है वो हमको यहां पर मिला। अब इस पे देखेंगे कौन सी देशांतर रेखा या कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइंस है, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए आएंगे। तो ये वाली जो लाइन मिलती है यह कितने डिग्री पर है? यह है 68 डिग्री 7 मिनट, और यह ईस्ट में है ना। यहां पर लोग कंफ्यूज रहते हैं, सबको लगता है कि नहीं इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया कहां पर है? ये वाला जो गुजरात है, गुजरात वेस्ट में पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, तो 0 डिग्री का अगर इधर आएंगे तो कहीं पर भी रहेंगे हम लोग, कहां पर रहेंगे? पूर्व में रहेंगे या ईस्ट में रहेंगे? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, तो क्या बताएंगे? मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट इज द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि भारत का पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में है ना। देशांतर हो गया ये। इसके बाद फिर यहां पर आएंगे, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहां से जो लाइन पास हुई है ये वाली लाइन, तो यहां पर ऐसे काउंट करेंगे 68 के बाद 70 80 85 90, और यहां पर जो पॉइंट मिल रहा है, यानी कि इसके बाद अब इंडिया का कोई हिस्सा नहीं है। और वह कितने डिग्री पर मिला? 97 डिग्री 25 मिनट, और ये भी क्या है? ईस्ट है ना। 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट हो गया। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। मेन लैंड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के पास मेन लैंड के अलावा भी क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है। कुछ बे ऑफ बंगाल में है और कुछ कहां पर है? अरेबियन सी में है। तो ये क्या हो गया? तो आप बताएंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या बताएंगे? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जहां पर क्या है कि जो इंडिया का मोस्ट सदर्न पॉइंट है, ये वाली जो लाइन पास हुई है, ये लाइन जो पास हुई है, यह कितने डिग्री पर है? यह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में, और इसके नीचे आएंगे तो साउथ में आएंगे। और ये कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर है।
इसके बाद यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, और ये भी क्या है नॉर्थ है। तो अब समझ में आ गया होगा कि इंडिया का लोकेशन कहां पर है, वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन कहां पर है। तो यही हमको इसका लोकेशन मिला, इसीलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं या लाइंस है इनकी कल्पना करने की हमको जरूरत पड़ी है। ऐसे ही भारत ही नहीं, कोई भी कंट्री हो गया, कोई भी आइलैंड हो गया, कोई भी ओशन हो गया, इन सबके एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो भारत की अवस्थिति क्या बताएंगे, देखिए मार्केट में मैक्सिमम जो मैगजीन है उसमें जो टर्म्स लिखा गया, जो वर्ड लिखा गया वो गलत है। उसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि भारत उत्तर और पूर्वी ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी यानी कि सबको लगता है कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। जबकि ऐसा नहीं, जो हेमिस्फीयर है वो केवल 4 हैं, आपको पता होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब क्या है गोलार्ध, यानी कि गोले का आधा। तो ये वाला जो हेमिस्फीयर है गोले यानी कि जो ये पूरा गोला है, गोले का जो आधा वाला ये वाला पार्ट है, इतना देखेंगे ये गोले का आधा है और ये कहां पर है उत्तर में है, तो इसको क्या बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला जो भाग है ये कहां पर है, यह दक्षिण में है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब देखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर जो ये वाला पार्ट है यानी कि हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला पार्ट क्या हो गया पश्चिमी गोलार्ध हो गया, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब भारत की अवस्थिति क्या बताएंगे, भारत कहां पर है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहां पर है, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए रटने वाला काम एकदम छोड़ दीजिए, एकदम आराम से समझिए और पूरा का पूरा चीजें हमेशा के लिए याद भी रहेंगी। तो इसमें देखिए भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या हो गया, ये पूरा इंडिया का ये बॉर्डर है, ये इंडिया का ये बॉर्डर है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट, जहां पर कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। देखिए डिग्री क्या, मिनट क्या होता है, डिग्री, डिग्री का छोटा रूप मिनट, मिनट का छोटा रूप सेकंड हो जाता है। तो 8 डिग्री और 8 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा 4 मिनट ज्यादा आए हैं, तब हमको इंडिया मोस्ट सदर्न पॉइंट मिला है यहाँ पे। और 8 डिग्री 1 9 10 11 12 ऐसे करते हुए आए, तो जो इंडिया मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट मिला वो कितने पर मिला, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये भी क्या है नॉर्थ है, यानी कि लैटिट्यूड की बात करेंगे तो ये दोनों नॉर्थ है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। विस्तार का मतलब एक्सटेंशन, कहां से कहां तक भारत है, किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश के बीच में भारत है। तो क्या बताएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। यहां पर लोग कंफ्यूज जाते हैं और नॉर्थ को साउथ बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, भारत का तो ये दक्षिणी बिंदु है, लेकिन अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो ये अक्षांश रेखा जो पड़ता है यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में है। इसके बाद पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे, पश्चिम से पूर्व तो नॉर्थ साउथ वेस्ट, यानी कि पश्चिम इस साइड और ईस्ट इधर हो गया, पूर्व हो गया। तो 68 डिग्री 7 मिनट, यहां से जो ये लाइन पास हुई है ये कितने डिग्री पर है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट और यह ईस्ट में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि यहां से जो लाइन पास हुई है यह कितने डिग्री पर है, तो यह है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, यह क्या है ईस्ट में है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। उसी के मध्य में क्या है, भारत स्थित है या विस्तृत है। इतना कंफर्म हो गया है। यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मैंने बता दिया, जैसे इंडिया है वैसे ही सभी कंट्री के लिए उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए इसकी हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कल की क्लास में अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें और कहां कहां पर ये सब चीजें यूज होती हैं। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। इस पे 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, तो 23.5 डिग्री को ही क्यों माना गया है, 82.5 डिग्री पर यहाँ पर देखेंगे
तो IST है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसी को क्यों माना गया 82, 82.5, सीधे सीधे 85 भी, 84 भी, ये सब कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कल समझने का प्रयास करेंगे कि 23.5 डिग्री पर एक कर्क रेखा क्यों माने हैं, या इसको फिर 82.5 डिग्री पर IST या भारतीय मानक समय क्यों माना गया। इसको हम लोग पूरा कैलकुलेशन करके देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम लोग 12:30 बजे दोपहर में ना, 12:30 पे डेली मिलेंगे हम लोग। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, इसमें क्या है ना, आपको सब्सक्राइब करने से ये प्रॉफिट होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लाइक करने से क्या होगा, हमको भी लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए इतना परेशान हो रहा हूं, तो आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है, तो इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेट भी हम होंगे। और इसके साथ में अगर आप शेयर करेंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ पे, आपको पता होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं और हर जगह कहीं पर सही कहीं गलत पढ़ाया जा रहा है, और एक बार अगर गलत पढ़ लेंगे तो डाउट रहेंगे। तो इन सब से बचने के लिए आप अगर एक बार शेयर कर देंगे तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या जो रिलेटिव्स हैं जो कहीं दूर हैं, वो इलाहाबाद में ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर कहीं ज्वाइन भी किया है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उन सबको भी पता चल जाएगा कि यहाँ केमिका वन डे वर्ल्ड में एकदम फ्री निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिए और डेली मिलते हैं फिर हम।